हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज जो रहेगा ईवीएस का लेक्चर 8 रहेगा सीटेट के लिए, पेपर 1 के लिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े। चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है वो क्या है, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी ये एक चैप्टर 9 है क्लास 5 का, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। ठीक है, उसी में जो संगीता अरोरा थी वही बछेंद्री पाल के बारे में बताती हैं। ठीक है, वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कहाँ है, उत्तरकाशी में है, उसमें वो ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। ठीक है, तो बछेंद्री पाल जो जब 12 वर्ष की थी तब वो खेल खेल में ही जो थी 4000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ चढ़ गई थी। ठीक है, और रात हो गया था तो उस दिन उतर नहीं पाई, नेक्स्ट डे फिर उतरी। ठीक है, बड़े होकर जो है उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में क्या की, ट्रेनिंग ली। और वहाँ के, याद रखिएगा, वहाँ के जो ट्रेनर थे, गाइडर थे, वो क्या कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। और जब संगीता अरोरा गई थी तो वो गाइडर जो थे वो वहाँ के बन गए थे क्या, तो वो बन गए थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उस समय। जब सुनीता अरोरा गई थी तो उस समय वो बन गए थे डायरेक्टर वहां के। ठीक है, 2 फरवरी 1984 की बात ये है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ट्रेनिंग दी, इन्हें महिलाओं को ट्रेनिंग दिया करते थे माउंटेन पे चढ़ने की। और 23 मई 1984 का दिन था जब 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट जो है उस पर बछेंद्री पाल चढ़ी। तो याद रखिएगा, 2 बात याद रखने वाली है। कब चढ़ी, तो 23 मई 1984 को। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8900 मीटर, ये अप्रोक्स ऊंचाई है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसके साथ ही जो है भारत की पहली महिला बन जाती है कौन, बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। और विश्व की, याद रखिएगा, विश्व की 5वीं महिला ये बन जाती है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली 5वीं महिला। ठीक है, और भारत में ये पहली महिला है। ठीक है, तो याद रखने वाली कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग की, जब एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो क्या क्या चीज, क्या क्या सामान लेनी पड़ती है। ठीक है, और ये जो थी वो 43 मिनट, कितने, तो 43 मिनट वो बिताई थी। 43 मिनट जो है माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने बिताया था, और वहां पर ही फोटो क्लिक की थी और पोस्ट किया था। ठीक है, तो टाइम कितना बिताया था उन्होंने, तो 43 मिनट। ठीक है, कुछ याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट जो है वो है उत्तर काशी में। कहाँ है, तो ये है उत्तर काशी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टोरी कौन बता रहा है, तो वो संगीता अरोरा बता रही हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी। ठीक है, और वो क्या था, वो डायरी लिख रही हैं, उसी में बछेंद्री पाल के बारे में बता रही हैं। वो गई थी वहाँ ट्रेनिंग के लिए, कहाँ, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। ठीक है, जो उत्तरकाशी में है, वहाँ गई थी। वहाँ के जो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर क्या थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, जो आगे चलकर जो है बछेंद्री पाल को भी ट्रेनिंग उन्हीं ने दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं कि नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर मत्था। क्या कहते हैं, सागर मत्था। ठीक है, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर मत्था कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आप उन लोगों को पता होगा कि रस्सी और हुक का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या इस्तेमाल होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो स्लिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्पीटिंग बैग, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वापस उतरने को क्या कहते हैं, पर्वतारोहण में, तो वो कहते हैं, पर्वतारोहण जो भाषा होता है, जो लोग चढ़ते हैं उन लोग की भाषा होती है रैपलिंग, कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, रैपलिंग। ठीक है, अब जो ये सुनीता अरोरा थी वहां पर एक कैंप में गई हुई थी माउंटेन में चढ़ने के लिए, तो उन्हें उन्हें जो एक ग्रुप का लीडर बनाया गया था। उस ग्रुप का नाम क्या था, तो ग्रुप नंबर 7 था। ठीक है, और उनको वहां पर ही लीडर बनाया गया था। ठीक है, तो
तो ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेवारी है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप लीडर की जो जिम्मेवारी होती है वो क्या करना होती है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, जो लोग से सामान उठ नहीं रहा है उन लोग को हेल्प करना, ठीक है। और पूरे ग्रुप जब आगे बढ़ जाएगा उसके बाद ही चलना या फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो चल ना पा रहे हैं उनको हाथ पकड़कर चढ़ाना, जो लोग मतलब थक गए हैं चल नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना, हाथ पकड़कर चढ़ाना, ठीक है। और रुकने के लिए जगह ढूंढना, जैसे रात हो जाती है, बहुत थक जाते हैं लोग, तो उस समय सही और सटीक जगह खोजनी होती है जहां पर हर चीज की व्यवस्था हो, जैसे समतल जमीन हो या फिर समतल एरिया हो, वहां पर ही वो अपना टेंट गाड़ सके, ठीक है। आगे क्या है, साथ ही अगर उनका बीमार पड़ जाता है तो उनकी ध्यान रखना, ठीक है। और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना कि कहीं कुछ कमी तो नहीं हुई है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये 6 दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप लीडर की जिम्मेवारी नहीं है, और एक गलत एक सही दिया रहता है, बाकी गलत दिया रहता है, ठीक है। या फिर एक गलत दिया रहेगा, बाकी सब सही दिया रहेगा, ठीक है। तो संगीता अरोरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संगीता अरोरा जो थी वो बिछंदरी पार्क के बारे में बताया था अपनी डायरी में, ठीक है, इस चैप्टर में। और वे जो थी वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, कहाँ और ट्रेनिंग के लिए कहाँ गई थी, तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में गई थी। उस समय जो थे वो डायरेक्टर कौन थे, डायरेक्टर तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे, जो कि बछेंद्री पाल के गुरु रह चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बछेंद्री पाल जो थी, बछेंद्री पाल जब वो गई थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, तो कुल 18 लोग गए थे। कितने, 18 लोगों का एक टीम गया था, ठीक है। उसमें से 7 महिला थी, और वो लोग जो है चढ़ाई के दौरान जो है 15 मई को रात को करीब 12:30 बजे के करीब जो है वो लोग जब थक गए, बहुत 7,300 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बहुत थक गए, तब जो क्या हुआ कि वो लोग टेंट गाड़ कर एक अच्छी जगह पर रेस्ट करने लगे। तो करीब रात को 12:30 बजे बहुत ही बर्फीली तूफान आई, जिसमें बहुत लोग दब गए, तो उन्हें कुल्हाड़ी के माध्यम से निकाला गया। उन्हीं में से एक बछेंद्री पाल थी, जो वो भी बर्फ के अंदर दब गई थी, तो उनके साथियों ने कुल्हाड़ी के माध्यम से बर्फ को हटाकर उन्हें निकाला, और उन्हें चोट भी लगी थी, लेकिन बहुत लोग नीचे चले गए थे, नीचे वाले टेंट पे अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन बछेंद्री पाल जो थी वो बोली कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो इतना पॉइंट था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है बोलती इमारतें, ठीक है। तो एक गोलकोंडा नाम का क्या है, किला है, कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। और यहाँ से जो भी सामान मिला है वो हैदराबाद के म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा गोलकोंडा के बारे में। तो यह जो है एक किला है, ठीक है, जो कहाँ पर है, हैदराबाद में है, और जिसमें जो किसने बनवाया था, तो काकती राजवंश के वर्गल ने बनवाया था। कौन सा राजवंश, तो काकती राजवंश, ठीक है। इसमें जो है 87 बुर्ज होते हैं। क्या होता है, बुर्ज होते हैं कितना, 87। बुर्ज क्या होता है, जो छोटे छोटे होल होते हैं उसके ऊपर जो गोल गोल सा लगा हुआ रहता है वो होता है बुर्ज। और इमारतें मोटी मोटी दीवारें होती हैं, लंबा चौड़ा गेट होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो था गोलकोंडा, वहां पर ही जो है एक बार औरंगजेब जो है आता है वहां पर ही युद्ध करने, तो गोलकोंडा में तोप चलाता है, ठीक है। तो लेकिन वहां की दीवारें क्या होती हैं, बहुत मोटी मोटी होती हैं, जिसको वो भेद नहीं पाता है, मतलब कि तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किसने किया, तो औरंगजेब ने किया, ठीक है। और तोप क्या चीज का होता है, तो तोप कांसे की बनी होती है, ठीक है, कांसा। और कांसा किससे मिलकर बनता है, तो तांबा और टीन से मिलकर बनता है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। एक और 2 पॉइंट आप सुन लीजिए कि 1518 से 1687 में यहाँ पर ही जो था, मतलब गोलकोंडा किले में जो था वो कुतुब शाही सुल्तान का राज्य था, ठीक है। कब से, 1518 से 1687 तक, ठीक है। सबसे आखिरी जो सुल्तान था यहाँ का, गोलकुंडा किला का सबसे आखिरी सुल्तान जो था वो
उसका नाम क्या था? तो अबुल हसन नाम था। क्या नाम था? अबुल हसन, जो गोलकोंडा का आखिरी सुल्तान था, मतलब कि आखिरी राजा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो नक्शा बनता है, जो हम लोग को मैप देखते हैं हम लोग, तो उसमें जो है जमीन जमीन जो है उसमें 1 सेंटीमीटर जो जमीन 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर दिखाता है। कितना? 110 मीटर दूरी दिखाता है। 110 मीटर दूरी दिखाता है। तो अगर कभी पूछ दिया कि जो मैप होता है हम लोग जो देखते हैं रास्ता इधर से उधर जाने के लिए, ऑलमोस्ट बनाया गया था गोलकोंडा जो था वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो उसे देखने के लिए गोलकोंडा में क्या बनाया था? मैप बनाया गया था गोलकोंडा किले का। तो उसमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है नक्शे में, जो है 1 सेंटीमीटर कितना दूरी दिखाएगा? तो 110 मीटर दूरी दिखाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। और क्या है, हैदराबाद का जो म्यूजियम है, मतलब संग्रहालय, वहां पर ही क्या रखा गया है? ये गोलकोंडा जो है किले का बर्तन, तोप, हथियार, ये सब संभाल कर अभी तक रखा गया है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि एक स्कूल में जाती हैं और अपने अंतरिक्ष में जो उन्होंने अनुभव किया उसके बारे में बताती हैं। तो पहले जान लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 19 से 1965 याद कर सकते हैं आप लोग। और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो याद रखिएगा आप लोग। तो आगे चलते हैं। तो उसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, जो कि कब खिंचाए गए हैं वो डेट के साथ दिए हुए। तो वो मैंने यहाँ आपको लिख दिया कि 9/12/2006 को जो है जब उड़ान भरी थी, मतलब जिस दिन उन्होंने यहाँ से धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरी, तो वो डेट क्या था? 9/12/2006। ठीक है, और आप लोग को पता होगा उन्होंने बताया अपना अनुभव कि वहां पर ही जो है अंतरिक्ष में जो है हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर ही हम तैर कर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो अंतरिक्ष में क्या होता है? 0 होता है, जिसके कारण कोई भी चीज एक जगह टिक नहीं पाती है, वो हवा में उड़ते रहती है। ठीक है, तो वो बताती है कि अंतरिक्ष में जो है वो तैर कर एक जगह से दूसरे जगह जाती है। यहाँ तक कि पेपर को स्थिर करने के लिए वो वहां पर ही पिनअप करती हैं या फिर स्टैम्प लगाती हैं। ठीक है, और पानी जो होता है वहां पर ही एक जगह स्टोर होके नहीं रहता है, वो बुलबुले बनकर एक इधर से उधर उड़ता रहता है। कहाँ पर ही? तो अंतरिक्ष में। तो उन्हें जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती थी पानी होने के लिए। जैसे पानी जो था वो एक जगह से दूसरे जगह क्या होता था? बुलबुला बनकर उड़ता रहता था। तो पानी के बुलबुले को एक कपड़े में वो क्या करती थी, वहां जो भी लोग गए हुए थे बुलबुले से कपड़े को गीला करके हाथ मुंह पोंछते थे। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि पानी के बुलबुले से क्या करते थे वो लोग? कपड़े को गीला करके हाथ मुंह पोंछते थे। ठीक है, और उन लोगों को बाल झाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप लोगों को सभी पता है ग्रेविटी 0 होने के कारण उन लोगों के बाल हमेशा खड़े ही रहते थे। ठीक है, और कोई भी लोग जब अंतरिक्ष जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें उतने दिन का खाने का पैकेट, उनकी फेवरेट चीजें बनाकर पैकेट बना दिए जाते हैं। तो वो जब खाने वाले स्टोर में जाते थे तो वहां पर ही जो पैकेट भी था वो उड़ता रहता था, वो तैर कर ही क्या करते थे, वहां पर ही पैकेट को पकड़ते थे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं डेट पे। तो 11/12/2006 को जो वो खड़े होकर चित्र खिंचवाई थी। ठीक है, और 11/12/2006 को जब वो खाना उड़ रहा था तब वो पकड़ रही थी, तो उस समय की भी चित्र दी हुई है। ठीक है, 13/12/2006 को जब उनका बाल खड़े वाले चित्र खिंचवाई थी। ठीक है, और 16/12 डेट इंपॉर्टेंट है, 16/12/2016। ठीक है, पहला डेट 9/12/2016 को जब वो उड़ान भरी थी, और 9/12/2006 को उड़ान भरी थी, और 16/12/2006 को क्या की थी?
यान से बाहर अंतरिक्ष में उतरी थी। ठीक है, तो 9 और 16 को याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो सुनीता विलियम्स जो थी वो कितने ऊपर गई थी स्पेसशिप पे, तो 360 किलोमीटर दूर गई थी। कहाँ से? धरती से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थी वो पहली महिला बन गई थी जो सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी। तो ये क्या थी? पहली महिला थी। कहाँ रहने वाली? तो अंतरिक्ष में। ये जो थी वो 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी। ठीक है, तो ये किससे इंस्पायर हुई थी? तो ये जो है 1969 में, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1969 में जब चांद पर उतरने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये भी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, तो कब उतरे थे? 1969 में। तो ये लगभग कितने साल की थी सुनीता? तो लगभग 5 साल की थी, तभी से उनको इंस्पिरेशन इनसे मिला था। ठीक है, ऐसे तो सुनीता तैराक बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ऐसी फेर खाई कि वो जाकर क्या बन गई? नेवी में पायलट बन गई। ठीक है, तो वहीं से किसी ने बताया उन्हें कि और पढ़ाई करेंगी तो वो अंतरिक्ष में जा सकती है। तब वो खूब लगन से पढ़ाई करने लगी और फिर वो अंतरिक्ष में गई। तो कब गई थी? 9/12/2006 को। और नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? तो 1969 में। तो 2 डेट हैं जो याद रखिएगा। पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला सुनीता विलियम्स। ठीक है, और आई थिंक भारत में चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति जो है वो राकेश शर्मा है, आई थिंक सो। तो आगे जान लेते हैं और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में तारे के बारे में दिया हुआ है, जो टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं। उपग्रह के बारे में दिया हुआ है, कोई चमकीली चीज तेजी से गति करते हुए आती है तो वो क्या होता है? उपग्रह होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टूटता तारा, जिसको उल्का पिंड भी कहते हैं, जो क्या होता है? पृथ्वी में आते साथ ही जलने लगता है, उसको क्या कहते हैं? टूटता तारा या फिर उल्का पिंड। ये एनसीईआरटी का था। चैप्टर नंबर 11 था क्लास 5 का। चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो आगे चैप्टर है खत्म हो जाए तो क्या खत्म हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ये किसकी बात की गई है? खनिज पदार्थों के बारे में। ठीक है, तो जान लेते हैं कि जमीन से जो भी निकाला गया तेल होता है, पहले तो वो निकलता है कैसे है? तो बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं। पहले साइंटिस्ट लोग पता करते हैं कि कहाँ पर ही तेल का भंडारण है। ठीक है, और वहां पर ही जमीन मशीन की सहायता से खोदकर निकाला जाता है तेल। ठीक है, या फिर खनिज पदार्थ। तो ठीक है, तो तेल जो होता है वो कैसा होता है? जब निकाला जाता है तो गहरे रंग का होता है और गाढ़ा बदबूदार होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो गहरे रंग का और गाढ़ा बदबूदार होता है। ठीक है, फिर इसे क्या किया जाता है? सेंटर में भेजा जाता है रिफाइन करने के लिए। तो जब रिफाइन किया जाता है तो उन्हीं स्रोतों से क्या क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल ईंधन निकलता है हवाई जहाज का, और इंजन ऑयल निकलता है, केरोसिन तेल निकलता है, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस निकलता है, मोम और कोल तार ग्रीस, ये सब निकलता है। तो ये सब क्या है? तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है, मतलब प्रकृति के संसाधन, प्रकृति से ये सब हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे जान लेते हैं। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक और पेंट जो भी, ये भी कहाँ किससे बना होता है? तो ये तेल से बना होता है। ठीक है, तो समझ आ रही होगी आपको। लकड़ी का जो धुआं निकलता है, बहुत हम लोग देखते हैं कि लगभग अभी भी 2/3 जो है क्षेत्रफल जो है वो लोग क्या यूज करते हैं? तो उपले, कोयले और लकड़ी का ही यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि सूखी टहनियों को जलाया जाता है, लकड़ी को जलाया जाता है फूंक मार कर, या फिर किसी भी प्रकार से खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए, हाथ सेकने के लिए, ठीक है, आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, रोशनी लाने के लिए, तो एलपीजी, कोयला, ये सब यूज किया जाता है। तो इन सब से क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप ध्यान रखिएगा कि जो गैस निकलते हैं, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है, जो प्रकृति के लिए, हमारे ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो आई होप समझ आ रही होगी। तो आगे चैप्टर में जो है वो पॉइंट है कि मुंबई से, चैप्टर का नेम है बसेरा ऊंचाई पर। तो ठीक है, तो एक आदमी रहता है, ठीक है, वो टूर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो उसमें क्या पॉइंट निकल के आता है कि मुंबई से दिल्ली
की दूरी कितनी है, तो 1400 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि रेगिस्तान जो होता है वो गर्म इलाका ही होता है, वहाँ रेत ही होते हैं, लेकिन ठंडा रेगिस्तान भी होता है जो लेह लद्दाख में होता है। लेह कहाँ है, लद्दाख में है, जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ पर ही जो एरिया होता है वो बर्फ ज्यादा गिरते हैं। तो ये क्या होता है, लेह लद्दाख जो ठंडा रेगिस्तान होता है वो कैसा होता है, तो सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान होता है, ठीक है। लेह लद्दाख की जो भाषा है उसमें जुले जुले का मतलब क्या होता है, स्वागत स्वागत, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। तो एक चंगप्पा जो है, चंगप्पा एक प्रजाति होती है जो घुमंतु होते हैं। ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो इसकी बात क्यों की गई है आइए बताते हैं। तो ये जो होते हैं जानवरों से ही दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि प्राप्त करते हैं। चंगप्पा जो है एक खास तरह की बकरियां पालते हैं। तो इनकी क्या खासियत है बताते हैं आपको। तो जिनके बाल जो होते हैं, बालों से जो है दुनिया में मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। ये पश्मीना ऊन जो होती है, जो होता है वो क्या होता है, एक पश्मीना ऊन जो होगा वो 6 स्वेटर इतनी गर्मी देगी। कितने, 6 स्वेटर इतनी गर्मी। तो एक पश्मीना ऊन जो है वो कितना, इससे जो शॉल बनेगा वो 6 स्वेटर इतनी गर्मी देती है, ठीक है। तो पश्मीना का कौन सी प्रजाति, चंगप्पा प्रजाति के लोग जो बकरियां पालते हैं खास तरह की, वो उन्हीं के बालों से बनती है। तो इनके बाल जो होते हैं वो जितने ठंडे जगह पे होंगी, जितनी ठंडा जगह होगी इन बकरियों के बाल उतने ही ज्यादा लंबे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए जो है कुदरत ने उन्हें बाल देते हैं, और वो समय समय पर जितनी ठंड बढ़ती है उतने ही इनके बाल बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमारे जो है 6 बाल की जो थिकनेस है, मोटाई है, 6 बाल की मोटाई जो होती है वो हमारे जो है 6 बाल की मोटाई जो होती है वो उनके 1 बाल की मोटाई होती है। मतलब हमारे उनकी 6 बाल लगेंगे तो हमारे 1 बाल इतनी मोटी होगी। आई होप समझ आ रही होगी। उनकी 6 बाल जब इकट्ठा करेंगे तब हमारी 1 बाल उतनी मोटी होगी। सोच सकते हैं आपकी ये कितनी ही बारीक होती होंगी। और ये बाल जो होती है बहुत बारीक और नरम बाल उगते हैं। कब, तो सर्दियों के मौसम में। जितनी ज्यादा सर्दी गिरेगी उतनी ज्यादा इनके बाल जो होंगे वो लंबे होंगे। ये जो है 5000 मीटर पर तक ऊंची स्थान पर रह सकती हैं, ठीक है। मतलब सर्दियों में रह सकती हैं। जो सर्दी का तापमान होता है वो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि इनके 6 बालों को लिया जाएगा तब हमारी 1 बाल की इतनी मोटाई इनकी होगी, ठीक है, हमारी होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है इनको जितनी सर्दी वाले इलाके में रखा जाएगा उतनी इनकी बाल बढ़ती है। गर्मी के इलाके में गर्मी जब पड़ती है तो इनके बाल झड़ जाती है। यही कारण है कि चंगप्पा प्रजाति जो होती है बहुत मुश्किल हालात सह के, ठंडी सह के भी ऊंचे जगह पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और चंगप्पा जो होता है वो उसमें जो टेंट होता है उसको रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं, जो टेंट होता है उसे रेबो, टेंट को क्या कहते हैं ये लोग, तो टेंट को कहते हैं रेबो, ठीक है। और ये रेबो कैसा होता है, तो बीच से जो होता है वो छेदा होता है, मतलब खुला हुआ होता है, ताकि जो वो लोग लकड़ियां जलाते हैं उससे धुआं उसका बाहर निकल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। चंगप्पा की जो भाषा है उसमें जो है चांगथांग किसको कहते हैं, चांगथांग का मतलब होता है बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ पर ही जगह, वह ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। और ऊंची जगह पे आपने नोटिस किया होगा या फिर पढ़ा भी होगा कि जितनी जगह ऊंची होती है उतना उसका वहां पर ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। तो जगह जितनी ऊंची होगी वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। लेह लद्दाख जो है वहां पर ही जो है वहां का टेम्परेचर जो है, लेह लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। कहाँ का, तो लेह लद्दाख का। इतनी ठंडी वहां पर ही
पड़ती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ की जो तापमान है वो चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो है कैसे घरों में रहते हैं, तो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर नीचे में जो आप जानते हैं कि यहाँ पर बर्फ गिरता है लद्दाख में, तो यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं और नीचे में भेड़ बकरियां वो सारे जानवर रहते हैं और ऊपर में ये लोग रहते हैं गर्मी के दिनों में। लेकिन सर्दी के दिनों में जो होते हैं वो बहुत सर्दी वहां गिरती है। 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है जिसके ठीक है। तो और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ये लोग क्या होता है, सारे लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे वाला जो रूम रहता है जहाँ भेड़ बकरियां और उनके सामान होती है वहीं पर ही ये लोग भी रहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे, भेड़ बकरियां रहेगी, उतनी ज्यादा वहां पर गर्मी होती है थोड़ी, है ना, और ठंड कम लगता है। और यहाँ जो लेह लद्दाख में है घर कैसे बने होते हैं, तो पत्थर के बने हुए घर होते हैं और मोटी मोटी वहां पर ही क्या लगाई जाती हैं, लकड़ियां से घिरी हुई रहती हैं। लकड़ियां जो है वो ठंड से बचाने में, इन्हें कम ठंड लगने में इन्हें मदद करता है। तो ठीक है, लद्दाख का माहौल इतना सूखा है कि पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं और मोटी मोटी दीवारें जो पौधों की तने की बनी होती है, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से में बनी होती है, जिससे उन लोगों को ठंड कम लगे। ठीक है, ठीक है। तो पश्मीना के बारे में जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो मैंने आपको पिछले भी बता दिया था कि ये बकरियां जो होती खास नस्ल की बकरियां होती हैं जिनके बालों से बनता है और इनके बाल क्या होते हैं, बहुत ही बारीक और नरम होते हैं। और हमारे जो एक बाल की मोटाई है, इनके 6 बालों को मिला दी जाए तब उतनी ये मोटी होती है। और इसका जो एक पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के इतना गर्मी देता है। तो ये जो है बाल इनके क्या होते हैं, इतने नरम और इतने बारीक होते हैं कि मशीन द्वारा इन्हें नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए खास बुनकर ही इसे शाल को या फिर स्वेटर को बनाते हैं। तो एक शॉल बनाने में, साधारण शॉल, ठीक है, कोई डिजाइन नहीं, तो एक साधारण शॉल बनाने में 250 घंटे इसे लगते हैं। कि एक सिंपल सा शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट होता है, जो बुनकर जो होता है, वो बुनाई करने में माहिर होता है, उसे एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसे हाथों से ही बुनाई की जाती है। ठीक है, मशीन इसमें यूज नहीं की जा सकते क्योंकि ये इतने बारीक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो डल झील के बारे में है। ठीक है, तो डल झील जो है वो कहाँ है, तो श्रीनगर में। याद रखिएगा, श्रीनगर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मैंने बताया था कि श्रीनगर में क्या इस्तेमाल होता है नदियों में घूमने के लिए, तो शिकारा। ठीक है, तो डल झील में शिकारे घूमने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउस बोट क्या होता है, श्रीनगर में टूरिस्ट लोग के रहने के लिए जो है वो हाउस बोट बनाया जाता है, जिसकी लंबाई क्या होती है, 80 फुट और बीच की चौड़ाई क्या होती है, 8 से 9 फुट की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डोंगे क्या होते हैं, तो ये बोट की तरह ही होता है, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें घर होते हैं, घर बने हुए रहते हैं। तो श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी, तो यहाँ से 2 पॉइंट निकल के आता है कि झेलम नदी कहाँ है, तो श्रीनगर में है। तो झेलम नदी में डोंगों में कई परिवार रहते हैं और इसमें जैसे घर में कमरे होते हैं, तो इस डोंगों में जो होते हैं अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के पुराने घर की खासियत क्या होती है, तो इसकी खिड़कियां जो होती है वो उभरी हुई होती है बाहर से, जिन्हें क्या कहते हैं, डब कहते हैं। क्या कहते हैं, डब कहते हैं। और इनसे बाहर का नजारा जो है बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो जम्मू कश्मीर की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ बर्फ बहुत गिरता है, जिससे वहाँ के घर कैसे बने होते हैं, तो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बने होते हैं। ठीक है, कश्मीर के गांव में देखने को मिलती है ऐसे। और पत्थरों के ऊपर जो है वो मिट्टी की पुताई होती है, मिट्टी, और उसके ऊपर चूना
की पोताई होती है। ठीक है, लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके घर का जो छत होता है वो कैसा होता है, ढलवा होता है। कैसा होता है, ढलवा होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है पुराने घर की खासियत क्या है, ये जालीदार खिड़कियां होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के जो पुराने घर है और क्या चीज से बनाए गए हैं, तो पत्थर, ईंट, लकड़ी को मिलाकर बनाए जाते हैं। और घरों के दरवाजे, खिड़कियां पर डिजाइन मेहरबा बने होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, और ये जो हाउस बोट है, हाउस बोट जो है वो क्या होता है, हाउस बोट और कई घरों में जो है अंदर में और छत पर क्या होते हैं, सुंदर सुंदर नक्काशी होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो और क्या होते हैं, जिक्सो जो पजल मैंने बताया था वो बने होते हैं। कहाँ पर ही, तो हाउस बोट में। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी और आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे की वीडियो जरूर जाकर देख लें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।